माय ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो बच्चा बाटी, मजे में हो, अच्छी तरह से स्टडी चल रही होगी। चलो तो आज हम ग्रामर का एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में स्टडी करने वाले हैं, जो कि है संधि। और ये है हमारा इस सीरीज का, हिंदी सीरीज का फॉर 10th स्टैंडर्ड बोर्ड के लिए लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम संधि के बारे में और एक और टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे, जो कि है कारक। ठीक है, सो दोनों इक्वल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो कि आपके एग्जाम में 2 से 4 मार्क्स के लिए आ सकता है। 2 मार्क्स के लिए ये टॉपिक एंड साथ ही साथ 2 से 1 मार्क्स के लिए वो टॉपिक आपको आ सकता है। ठीक है, सो तो टोटल आप 3 मार्क्स अपने आप अपने हाथों में रखे हो। अगर आपने अच्छी तरह से पढ़ाई किया तो वो आपको मिलेगा, अगर आपने अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं किया तो वो नहीं मिलने वाला है। ओके, सो ध्यान से फोकस के साथ यहाँ पे प्रेजेंट रहो। ओके, चलो सो स्टार्ट करते हैं संधि के बारे में। संधि क्या होता है, संधि के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले जानते हैं संधि क्या है। जब 2 निकटवर्ती ध्वनियां आपस में मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम संधि कहते हैं। आप लोगों में से बहुत सारे लोग होंगे जिसे इंग्लिश में ये चीजें पता होगी बट हिंदी में नहीं पता होगी। सो स्वर और व्यंजन के बारे में जानते हो आप लोग। स्वर क्या होता है, जो हम अ से लेके अम तक पढ़ते हैं, क ख ग घ में अ आ इ ई उ ये पढ़ते हो ना आप। सो अ से लेके अम तक में जितनी भी शब्द आते हैं वो किस में आता है, वो आता है स्वर में। ओके, उसके आगे क से लेकर ज्ञ तक, ठीक है, क से लेकर क ख ग घ इ ट ठ ड ढ, ठीक है, च छ ज झ प फ ब भ त थ द ध, ये सारी चीजें जो है ये किस में आती है, ये आती है व्यंजन में। ओके, सो स्वर और व्यंजन समझ में आ गया। अब यही कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है यहाँ पे। जो फॉर्मूलेस बताऊंगी, जो चीजें बताऊंगी, उसे बस ध्यान में सेट कर लेना, ताकि वो चीजें आपको एग्जाम के टाइम पे याद रहे। ओके, चलो सो जब 2 निकटवर्ती ध्वनियां, ठीक है, ध्वनियां आपस में मिलती है, जब आप बोलते हो, आप में से बहुत सारे लोग सिंगर होंगे या सिंगिंग कॉन्सर्ट वगैरह सुनते होंगे, गाने सुनते होंगे, तो उन्हें पता होगा ध्वनियां क्या होती है। मैं कोई सिंगर नहीं हूँ, ठीक है, मैं बस ऐसे ही बोल रही हूँ आप लोगों को। तो ये इस तरह की कोई जो 2 ध्वनियां रहेगी वो आपस में मिलती है, मतलब 2 शब्द आपस में मिलते हैं, उससे एक नया शब्द बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम संधि कहते हैं। ओके, चलो कुछ एग्जाम्पल देके बताती हूँ कि संधि क्या है। विद्या, ठीक है, विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय क्या हो गया, विद्यालय। अब ये दोनों शब्द क्या है, दोनों शब्द थोड़ा थोड़ा सा अलग है। जब हमने इन दोनों शब्दों को एक सही वे में जोड़ा तो ये क्या बन गया, ये बन गया विद्यालय। ठीक है, तो आपको भी बस यही करना है, कहीं पे जोड़ना है, कहीं पे तोड़ना है। ओके, जोड़ना तोड़ना तो समझते ही होंगे सारे। चलो सो आगे देखते हैं। दिया और आनंद, दिया और आनंद क्या हो गया, सॉरी दिया, हाँ दिया ही है, दिया प्लस आनंद, दिया प्लस आनंद क्या हो गया, दयानंद। ठीक है, दया प्लस आनंद, दया मतलब दया क्या है, एक अलग शब्द है, आनंद प्लस आनंद क्या है, एक अलग शब्द है। ठीक है, अब उन दोनों को जब हमने कंबाइन किया, दोनों को जोड़ दिया, तो क्या बन गया, ये दयानंद। अब ये भी आप लोगों को पता होगा ना, आप में से बहुत सारे फ्रेंड्स हो, आप लोगों की जो फ्रेंड ग्रुप होगी उसमें से बहुत सारे लोग होंगे, या फिर आप लोगों ने टीवी सीरियल में देखा होगा कि पेरेंट्स के 2 नामों को जोड़ के क्या बन जाता है, एक नाम बना के अपने बच्चों का रख देते हैं। ठीक है, सो ऐसे शब्दों, 2 अलग अलग शब्दों को जोड़ के, 2 अलग अलग वर्ड्स को जोड़ के क्या बनाया जाता है, एक नया शब्द बनाया जाता है। ओके, चलो सो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है हमारा संधि। अब ये संधि इतना ज्यादा सिंपल तो है नहीं, है कि नहीं, कोई भी चीज हमारी जिंदगी में सिंपल है क्या, बहुत दुख है भाई। तो उसी तरह से हमारे इस संधि को भी 3 दुख है, मतलब इसके 3 टाइप है। कौन कौन से टाइप है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये 3 टाइप होते हैं। ये 3 टाइप पे कंपलसरी क्वेश्चन आने वाला है, और वो क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स के लिए आएगा। ओके, 2 मार्क्स आपके हाथ के हैं, अब हाथ में से उसे फेंक मत दो। ठीक है, ध्यान से सुनो। स्वर संधि क्या होता है, 2 स्वरों के मेल से। ओके, चलो देखते हैं स्वर संधि क्या होता है। पास पास आने पर 2 स्वरों में होने वाले परिवर्तन को हम कहते हैं स्वर संधि। पास पास आने वाले
आने वाले दो स्वरों को, ठीक है, पास पास आने वाले दो स्वरों को। स्वर क्या होता है? अ से लेके अम तक के अंदर के जितने भी शब्द है वो क्या है? स्वर में आते हैं, ठीक है। सो जो दो स्वर होंगे, ठीक है, दो स्वरों के मेल से जो बनता है वो क्या बनता है? स्वर संधि बनता है। एग्जाम्पल देखोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? सदा प्लस एव, ठीक है। अब यहाँ पे दो अलग अलग स्वर है कि नहीं? दो अलग अलग स्वर है, सदा प्लस एव। सदा प्लस एव क्या बन गया हमारा? सदैव। क्या बन गया हमारा? सदैव। सेकंड क्या दिया हुआ है? वन, ठीक है, वन प्लस औषधि। वन प्लस औषधि। यहां पे जो शब्द दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है? स्वर दिख रहा है, ठीक है। अब ये क्या दिया हुआ है? वन प्लस औषधि, दोनों को मिला दिया, क्या बन गया? वनौषधि। क्या बन गया? वनौषधि, ठीक है। सो इसी तरह से आपको क्या करना है? दो अलग अलग शब्द दिए रहेंगे और उनको जोड़ के आपको एक नया शब्द बनाना है, ठीक है। उसी तरह से आपको ऐसे भी आ सकता है कि जैसे यहाँ पे, ये एक सेकेंड में कलर चेंज कर लेती हूं तब ज्यादा अच्छी तरह से समझेगा। सदैव, ठीक है, ये सदैव, ये एक शब्द दिया है और आपको बोलेंगे कि इसका क्या करो? संधि विच्छेद करो स्वर संधि में, ठीक है। तो आप क्या करोगे? इस फॉर्मूले के, इस फॉर्मेट के हिसाब से आप इसको अलग अलग सेपरेट करोगे, ठीक है। जैसे सद, ठीक है, सदा प्लस एव। ओके, आगे बढ़ते हैं। सु प्लस अच्छ क्या बन गया? स्वच्छ। क्या बन गया? स्वच्छ। ने प्लस अन क्या बन गया? नयन। नेय प्लस अन, ठीक है, क्या बन रहा है इससे? नयन। जैसे शब्द अर्थ, ठीक है, शब्द प्लस अर्थ क्या बन रहा है? शब्दार्थ। क्या बन रहा है? शब्दार्थ। इसी तरह से आपको क्या करना है? संधि विच्छेद करना है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। कौन सा संधि है आगे दिया हुआ है? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि। अब इसके लास्ट में मैं आप लोगों को एक बहुत इजी वे बताऊंगी इसे पहचानने का। ओके, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि क्या होता है? व्यंजन मतलब खाना नहीं। ओके, व्यंजन संधि क्या है? व्यंजन और स्वर, ठीक है, व्यंजन और स्वर अथवा व्यंजन और व्यंजन के योग से होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। इतना कुछ दिमाग में नहीं रखना है, आपको बस ध्यान में ये रखना है, स्वर और व्यंजन ये दोनों के मेल से भी एक शब्द बन सकता है या फिर व्यंजन और व्यंजन के मेल से भी एक शब्द बन सकता है। ओके, आपको ध्यान में पहला शब्द रखना है। यहाँ पे मैंने व्यंजन और स्वर वाला दिया हुआ है, यहाँ पे व्यंजन और व्यंजन वाला है। ओके, दोनों को सेपरेट कर दिया। बिल्कुल कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, ध्यान से फोकस करना है कि जहां पे मैं आप लोगों को दिखा रहे, ये जहां पे मैं रख रही हूं, देख रही हूं, उसी तरफ आपको ध्यान देना है। क्या है यहाँ पे? व्यंजन और स्वर। व्यंजन दिख रहा है सारा, क्या है? शब्द व्यंजन द है, ठीक है, स है, व है, व्यंजन है, अ है, आ है, ई है, क्या है? स्वर है। व्यंजन स्वर दोनों को मिला दिया, क्या बन गया? दिगंबर। व्यंजन में क्या है? दी क, ठीक है, दी क प्लस अंबर क्या बन गया? दिगंबर। इसको हटा के ऊपर में शून्य आ गया, ऊपर में क्या आ गया? अम की मात्रा आ गई, दिगंबर बन गया। ओके, उसी तरह से सेकंड क्या है? सत प्लस आचार। सत प्लस आचार, इसका ये हटा, क्या बन गया? सदाचार। क्या बन गया? सदाचार, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्या है? व्यंजन और स्वर क्या है? वाग, ठीक है, वाग प्लस ईश क्या बन गया? वागीश। क्या बन गया? वागीश, बड़ी की मात्रा है ना, क्या बन गया? वागीश, ठीक है। समझ आ रहा है? देख के या सुन के समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? व्यंजन स्वर दोनों को एक, ये हटा दिया, ये हटा दिया, ये हटा दिया, क्या आ गया? अलग एक नया शब्द आ गया, दीक प्लस अंबर, दिगंबर, अम की मात्रा आ गई। सत प्लस आचार, सदाचार, नया शब्द आ गया। वाग प्लस ईश, वागीश, नया शब्द आ गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। लेक्चर ज्यादा लॉन्ग नहीं देना है आप लोगों को, बट फिर भी क्या करूं, समझाते समझाते बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है। ओके,
व्यंजन प्लस व्यंजन, अब यहाँ पे व्यंजन प्लस व्यंजन, व्यंजन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यहाँ पे भी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक है, अब इसमें भी एक्सेप्शन केसेस भी आ जाते हैं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ साइंस में ही एक्सेप्शन आएगा, हिंदी में भी आ जाता है। बट आपको फॉर जो मैं चीजें बता रही हूँ उसको ध्यान में रखोगे तो ज्यादातर मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों को उसी में से आएगा। रेयर केस हो जाएगा कि चलो कुछ ज्यादा डिफिकल्ट आ जाए। ओके, फिर भी एग्जाम से थोड़े टाइम पहले कुछ एग्जाम के पेपर कैसे लिखने हैं, ये सारी चीजें अगर आप लोगों को डाउट हो तो आप बहुत सारे कमेंट कर सकते हैं कि आपको किन किन चीजों में डाउट है, कि पेपर कैसे लिखना है, या फिर आपको वन शॉट में चाहिए, वन शॉट में ग्रामर चाहिए, या वन शॉट में राइटिंग स्किल चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इसके बेसिस पे भी लेक्चर बनाऊंगी एंड किस तरह से आप गेन कर सकते हैं। 94 मैंने गेन किया था तो आप क्यों नहीं गेन कर सकते, आप भी आराम से कर सकते हो। हो गए, तो चलो, तो ये सारी चीजें रहेगी तो आप कमेंट करना। ओके, व्यंजन प्लस व्यंजन, यहाँ पे क्या है, सत प्लस मार्ग है कि नहीं, सत प्लस मार्ग, दोनों को मिला के क्या बन रहा है, सन्मार्ग। क्या बन रहा है, सन्मार्ग। ठीक है, यहां से हटके इसके जगह पे क्या आ गया, एक आधा शब्द आ गया। ओके, क्या बन गया, ये एक आधा शब्द आ गया। तो अगर आप लोगों को इस तरह से कोई आधे शब्द वाला वर्ड दिख जाए तो आपको क्या समझना है कि ये पक्का व्यंजन संधि होगा। इसको हमें क्या करना है, इस तरह से लिखा हुआ रहेगा तो आपको क्या करना है, इस तरह से डिवाइड करना है। ठीक है, सो आप क्या करोगे, इसको सन सत, यहाँ पे क्या आ जाएगा, मार्ग, तो मार्ग। ठीक है, आगे देखो, उत प्लस लेख। ठीक है, उत्लेख क्या हो गया, उल्लेख। क्या बन गया, उल्लेख। ये जो यहाँ पे जो शब्द था वो क्या बन गया, इसका आधा बन गया। ठीक है, सो इस तरह से क्या हो गया, एक नया शब्द बन गया, उल्लेख, दोनों शब्दों के मेल से, दोनों व्यंजनों के मेल से। यहाँ पे सतपूर्ण क्या बन गया, संपूर्ण। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को शब्द आ सकता है। लास्ट क्या है, सत प्लस जन, सज्जन। ठीक है, अब एक ये चीज बहुत इंटरेस्टिंग है कि व्यंजन संधि को समझना बहुत ज्यादा इजी है, क्योंकि जब भी व्यंजन संधि रहेगा तो क्या रहेगा, एक सेकेंड, थोड़ा सा ये खिचड़ी मेरे को डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे व्यंजन संधि रहेगा, इस तरह का मार्क आपको जरूर से दिखेगा शब्द के एंड में, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है इस तरह से आपको दिखेगा, या फिर न है ऐसा दिखेगा। ठीक है, प है ऐसा दिखेगा। इस तरह से आपको जब भी दिखे आपको क्या समझना है, ये तो भाई व्यंजन संधि है, ये समझ में आ गया। अब इसको तोड़ू कैसे वो समझ लो। ओके, इस तरह से आपको क्या करना है, चीजों को समझना सीखना है। आगे बढ़ते हैं, व्यंजन संधि हो गया। विसर्ग संधि, विसर्ग संधि भी बहुत इजी है, आपको क्या करना है, इसमें इस चीज को पहचानना है। ओके, चलो डेफिनेशन देखते हैं। विसर्ग, विसर्ग का ये है क्या है, चिन्ह है। ठीक है, सो जब भी ये चिन्ह दिख जाए समझ जाओ कि ये कौन सा संधि होगा, ये पक्का विसर्ग संधि है। अब इस विसर्ग संधि को मुझे क्या करना है, तोड़ना है या तो फिर जोड़ना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। विसर्ग, ठीक है, विसर्ग हो गया। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन, यहाँ पे स्वर भी आ सकता है, व्यंजन भी आ सकता है। ठीक है, स्वर या व्यंजन आने पर जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। मतलब विसर्ग, विसर्ग ये चिन्ह है डबल डॉट वाला, उसके बाद आपको स्वर या व्यंजन कुछ भी आ सकता है। ठीक है, अब ये दोनों में आने के बाद एक जो नया शब्द तैयार होगा उसमें क्या परिवर्तन हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तप प्लस बल क्या बन गया, तपोबल। ठीक है, अब ये हटने के बाद कौन सी मात्रा आ गई, ओ की मात्रा आ गई। कौन सी मात्रा आ गई, ओ की मात्रा आ गई। ए की भी आ सकती है। ठीक है, ओ, ए, इस तरह से मात्राएं आ सकती है। नी, ठीक है, नी, आश क्या हो रहा है, निराश। क्या बन रहा है, निराश। ठीक है, उसके बाद दू प्लस बल क्या बन रहा है, दुर्बल। क्या बन रहा है, दुर्बल। ये कन्वर्ट हो सकता है र में भी। ठीक है, मात्रा अलग अलग मात्राओं में। ओके,
नी प्लस जीव क्या बन रहा है? निर्जीव। क्या बन रहा है? निर्जीव। ओके, सो जब भी आपको विसर्ग संधि में कंफ्यूजन हो, आपको क्या समझना है कि इस तरह से जब भी चिन्ह है मतलब ये विसर्ग संधि है। इस विसर्ग संधि के बाद में हमें क्या मिलेगा? स्वर या व्यंजन दोनों में से कुछ भी मिलेगा। अब हमें क्या करना है? उसको जोड़ के एक नया शब्द बनाना है एंड आगे में लिख देना है विसर्ग संधि। आपको क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, सपोज ये एक टेबल है, ठीक है, ये एक टेबल है, टेबल के फॉर्मेट में ज्यादातर आता है। 3 कॉलम है, यहां पे आपको संधि लिखना है, ठीक है, जो भी संधि रहेगा वो आपको यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे आप संधि लिख दोगे, यहाँ पे लिखना है संधि विच्छेद, ठीक है, और यहाँ पे आपका शब्द दिया रहेगा। ओके, यहाँ पे शब्द दिया है, यहाँ पे आपको वो जो एडिशन वाला जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट को फॉलो करते हुए संधि विच्छेद करना है एंड यहाँ पे आपको लिखना है कि कौन सा संधि है और ये आपको दिलाएगा कितने मार्क्स? 2 मार्क्स। ओके, सो इस चीज को बिल्कुल भी स्किप मत करना। नहीं समझ रहा है तो बस ये समझो कि अगर कौन सा संधि है ये दिख जाएगा, आराम से समझेगा। स्वर संधि में कोई भी चिन्ह है नहीं है, ठीक है, स्वर संधि में कुछ नहीं होता। व्यंजन संधि में क्या होता है? नीचे में एक डंडा होता है। विसर्ग संधि में क्या होता है? डबल डॉट होता है। समझ में आ जाएगा? तुरंत यहाँ पे लिख दो। ओके, तुरंत यहाँ पे लिख दो, आराम से 1 मार्क्स, आधा मार्क्स तो मिल जाएगा, 1 के बदले आधा तो मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो भी शब्द दिया हुआ है उसको तोड़ दो। ओके, तोड़ दो, अगर राइट होगा मार्क्स मिलेगा, नहीं राइट होगा हाफ मार्क्स तो मिल रहा है ना। छोड़ने से बेटर है कि कुछ तो लिख के आओ। ओके, आगे बढ़ते हैं हमारे न्यू टॉपिक की तरफ जो कि है कारक। कारक एक ऐसा चीज है जो कि आपको याद करना पड़ेगा। इसमें आपको दुनिया का कोई भी टीचर हेल्प नहीं कर सकता। मैं आपको बहुत ही इजी फॉर्मेट बताने वाली हूं कि आप इसे एक सॉन्ग के जैसे कैसे याद कर सकते हैं, ठीक है। सो बहुत ही इजी एक वे है जो इसे याद करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैंने भी इस्तेमाल किया था, मुझे अभी तक याद था। आपको पढ़ाने से पहले मैंने एक बार देखा बुक, बट उससे पहले मुझे समझ में आ गया कि अरे ये वाला तो बहुत ज्यादा इजी है, मैं इसी तरीके से पढ़ाऊंगी, क्योंकि मेरे टीचर्स ने भी मुझे इसी फॉर्मेट से पढ़ाया था, तो बहुत इजी पड़ेगा। ओके, ये क्या है? कारक क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में उसका संबंध वाक्य की क्रिया अथवा दूसरे शब्द के साथ स्पष्ट रूप से किया जाता है, ये चीजें आपको नहीं समझनी है। ओके, आपको क्या करना है? एक फॉर्मेट याद रखना है। कारक के बहुत सारे टाइप होते हैं जो कि है 8। ओके, अब ये 8 टाइप आपको याद करने का फॉर्मेट पता चलेगा। पहला क्या है? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, ठीक है, करण कारक, संप्रदान कारक, अपदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक एंड संबोधन कारक। ये सारे क्या है? इसके टाइप है, 8 टाइप है। डेफिनेशन को भूल जाओ, डेफिनेशन को कुछ नहीं समझना है, डेफिनेशन से कुछ मतलब नहीं है हमको एग्जाम में। हमें क्या समझना है? इसे हमें याद कैसे करना है। अगर आपने इस चीज को याद नहीं किया तो समझो कि आपका इस टॉपिक के बेसिस पे जो 1 मार्क्स रहेगा वो आपका चले जाएगा। ओके, चलो अब आते हैं ट्रिक के ऊपर, जो कि है इस चीज को याद करने का ट्रिक। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? कारक का नाम दिया हुआ है। कारक का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास, हाँ, विभक्ति लिखा हुआ है, ठीक है, विभक्ति लिखा हुआ है, लक्षण लिखा हुआ है इसका, कि इसे ये चीजें होने पे हमें इस चीज को फॉलो करना है। ओके, यहाँ पे कुछ उदाहरण लिखा हुआ है, मतलब कि एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसे हमें याद कैसे करना है। कर्ता कारक क्या होता है? कर्ता कारक, कर्ता कारक में अगर ने शब्द आ गया तो आपको क्या समझना है कि ये कौन सा कारक है? कर्ता कारक है, ठीक है। सेंटेंस में ने शब्द मतलब कर्ता कारक। अब इसे मैं एक बात बता दूं कि पहले हम देख लेते हैं, ठीक है, कैसे उसको याद करना है। अब एक बहुत ही अच्छा वे है, ध्यान से सुनना है। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपदान से, संबंध का के को, रा रे री, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे अजी अहो, है ना। बहुत ही हंसी आई होगी आप लोगों को भी, बट इस तरह से ही इसको याद कर सकते हैं। अगर इस तरह से आपने याद नहीं किया तो आप भूल जाओगे कि कौन से सेंटेंस में क्या आ रहा है और किसका मतलब कौन सा कारक है, ठीक है। आपको सेंटेंस दिया रहेगा, सेंटेंस देने के बाद उस सेंटेंस में ये शब्द आएंगे,
इनमें से ही कोई शब्द आएगा, इनमें से कोई भी शब्द आए तो उससे आपको कौन समझना है कि कौन सा कारक है। अगर को आ गया कर्म कारक होगा, से आ गया अपदान कारक होगा। ठीक है, चलो इसे लास्ट में एक और बार देखेंगे। अभी देखते हैं कि कौन सा आए तो उसके लक्षण क्या है। कर्ता कारक में ने शब्द आ गया तो क्रिया को करने वाला, अगर क्रिया को करने वाला ऐसा कोई इंसान है जो कोई काम कर रहा है, उस सेंटेंस में अगर ने शब्द आ गया तो आपको क्या समझना है कि ये कर्ता कारक है। ठीक है, कर्ता मतलब कोई क्रिया करने वाला। ओके, एग्जाम्पल, राहुल ने पुस्तक पढ़ी। राहुल ने क्या की? राहुल ने पुस्तक पढ़ी। ठीक है, क्या आ रहा है? वो एक काम कर रहा है। राहुल नाम का एक लड़का है, वो एक काम कर रहा है। ओके, क्या करने का काम कर रहा है? पुस्तक पढ़ने का काम कर रहा है। राहुल ने शब्द क्या आ गया? ने शब्द है हमारा कर्ता कारक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कर्म को मतलब कर्म वाला, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, आप जो भी कर्म करोगे एंड जिसका उसका फल किसी और जिस इंसान पे क्या हो रहा है, इफेक्ट कर रहा है, उस इंसान को क्या प्रभाव पड़ रहा है, मतलब उसके ऊपर इफेक्ट हो रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम, ऐसा कोई सेंटेंस हो तो ऐसे सेंटेंस में जो भी शब्द क्या है यहाँ पे? को शब्द। ठीक है, क्या दिया हुआ है? को दिया हुआ है। सो को अगर आ गया ऐसे सेंटेंस में तो हमें क्या समझना है? कौन सा कारक है ये है कर्म कारक। माता जी ने पुत्री को बुलाया। माता जी ने, मम्मी ने बेटी को बुलाया। सो माता जी ने पुत्री को बुलाया। ने शब्द, सॉरी, माता जी ने पुत्री को बुलाया। क्या आ रहा है? को बुलाया। किसको बुलाया? पुत्री को बुलाया। इससे क्या पड़ रहा है? इसका जो मम्मी है उससे दूसरे इंसान को फर्क पड़ रहा है, मतलब उसकी बेटी को फर्क पड़ रहा है कि नहीं? दो इंसान है, एक इंसान की वजह से दूसरे को फर्क पड़ रहा है, मतलब वो उसको बुला रहा है। ठीक है, सो ये कौन सा कारक हो गया? ये शब्द जो है को, ये शब्द बन गया हमारा कौन सा कारक? कर्म कारक। कौन सा कारक? कर्म कारक। अब इसमें ने भी आ रहा है तो कंफ्यूजन हो रहा होगा आप लोगों को कि ने शब्द भी तो आ रहा है ना दीदी, तो हम क्या करेंगे फिर? उसमें क्या बोला हुआ है? लक्षण याद रखना है, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, कोई अगर मम्मी डांटने वाली है या मम्मी प्यार करने वाली है अपनी बेटी को, तो उसके ऊपर कोई भी प्रभाव पड़ रहा है ना। सो मेन चीज यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि इस पर किसी को प्रभाव पड़ रहा है, किसी चीज की वजह से किसी और के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। मतलब जो को शब्द है ये क्या है? हमारा कर्म कारक है। आगे बढ़ते हैं। करण कारक। ठीक है, करण कारक में आपको क्या याद रखना है? से शब्द को याद रखना है करण कारक में। ओके, सो ये चीजें कहां पे? इसका लक्षण क्या है? क्रिया के साधन के अर्थ में। क्रिया के साधन के अर्थ में, जैसे कोई काम हो रहा है। ठीक है, कोई काम हो रहा है, अब उस पे जैसे कोई काम कर रहे हो। ठीक है, अब उसके लिए आपको इस्तेमाल होने वाली कोई चीज के रूप में, ठीक है, क्रिया के साधन के रूप में, वो चीज को हल्का करने के लिए कोई सुविधा हो रही है आपको, उस चीज के रूप में इस तरह का कोई सेंटेंस दिख जाए और उसमें से शब्द हो, तो आपको क्या समझना है? ये कौन सा कारक है? करण कारक है। ओके, हम कानों से सुनते हैं। सुनते कि नहीं? हम कानों से सुनते हैं। कान नहीं होता तो हम क्या मुंह से सुनते? नहीं ना। नाक से सुनते? नहीं सुनते। आंख से सुनते? नहीं सुनते। तो ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? इसमें साधन के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। सो सुनने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? कानों का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे जो से शब्द आया है वो क्या दर्शा रहा है हमें? ये दर्शा रहा है कि ये क्या है? ये है करण कारक। ओके, संप्रदान कारक में क्या याद रखना है? को के लिए। को शब्द आएगा या फिर के लिए आएगा? को तो यहां भी है नहीं, दोनों के लक्षण अलग अलग है। यहां हमें कर्म करने वाला, ठीक है, कर्म पे डिपेंडेंट है। यहां पे क्या दिया हुआ है? को के लिए, जिसके लिए क्रिया की जाती है, जिसके लिए हम कोई काम कर रहे हैं, ऐसा कोई दिखे तो। यहाँ पे एग्जाम्पल दिख रहा होगा आपको, सोनू रामू के लिए मिठाई लाया। सोनू ने क्या किया? रामू के लिए मिठाई लाया। इसमें क्या आ रहा है? इसमें आ रहा है के लिए। क्या आ रहा है? के लिए। मतलब एक इंसान दूसरे इंसान के लिए क्या कर रहा है? कोई चीज ला रहा है कि नहीं? सो
क्रिया करने के लिए क्या दिया हुआ है, जिसके लिए क्रिया की जाए, जिसके लिए क्रिया की जाए, मतलब किसी और के लिए अगर क्रिया कोई काम किया जा रहा है, मतलब रामू ने मिठाई लाई तो वो क्या कर रहा है, एक काम कर रहा है दूसरे के लिए। सो यहाँ पे आ रहा है के लिए, या फिर यहाँ पे को भी आ सकता है, तो को या फिर के लिए आए तो आपको क्या समझना है, कौन सा कारक है ये है संप्रदान कारक। ठीक है, संप्रदान कारक कंप्लीट। आगे देखते हैं अपदान कारक। अपदान कारक में अगेन से शब्द आ रहा है, से शब्द और कहाँ आया था, यहाँ पे आया था, बट दोनों के लक्षण क्या है, अलग अलग है। यहाँ पे से पे क्या था, क्रिया के साधन के अर्थ में, कोई भी चीज है, कोई भी काम हो रहा है, कोई भी चीज हो रही है, सो उसके साधन के रूप में इस्तेमाल करेंगे, उस साधन के रूप में वो चीज दी हुई हो, तो इस तरह के सेंटेंस में आपको समझना है कि ये करण कारक है। बट अपदान कारक में जो से आता है उसका एक अलग है, किसी वस्तु से अलग होने का भाव। कोई चीज आपसे दूर जा रही है, कोई भी वस्तु आपसे दूर जा रही है, ऐसा सेंटेंस दिखे तो हमें क्या समझना है, कौन सा कारक है, ये है अपदान कारक। कौन सा कारक है, अपदान कारक। जैसे पेड़ से पत्ते गिरे, पेड़ है, पत्ता है, पेड़ से पत्ता क्या हो रहा है, अलग हो रहा है कि नहीं, पेड़ से पत्ता क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, दोनों एक दूसरे से बिछड़ रहे हैं, मतलब ये कौन सा कारक है, ये है हमारा अपदान कारक। ओके, से शब्द को अंडरलाइन कर दो और बोलो कि ये कौन सा कारक है, अपदान कारक है। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, एग्जाम में लिख सकते हो। ओके, संबंध कारक। संबंध कारक में क्या दिया हुआ है, का, को, के, रा, रे, री, इस तरह का शब्द दिखे तो आपको क्या समझना है कि ये कौन सा कारक है, ये है संबंध कारक। अब इसका लक्षण देखना है, अन्य शब्द के साथ संबंध का बोध, किसी और शब्द के साथ कोई रिलेशन दिखे तो क्या समझना है, कौन सा कारक है, ये संबंध कारक है। जैसे यह सुरेश का घर है, यह किसका घर है, सुरेश का घर है, मतलब ये दूसरे इंसान जो सुरेश नाम का लड़का है उससे उसके घर का क्या दिख रहा है, कनेक्शन दिख रहा है, रिलेशन दिख रहा है, बॉन्ड दिख रहा है, तो हमें क्या समझना है, कौन सा कारक है, यह है हमारा संबंध कारक। ओके, कोई संबंध दिखे, दो चीजों के बीच में कोई संबंध दिखे तो क्या समझना है, संबंध कारक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में क्या दिया हुआ है, में पर। अधिकरण कारक में में पर, क्रिया के आधार, क्रिया के आधार के अर्थ में, क्रिया के आधार के अर्थ में, इस तरह का सेंटेंस आपको होना चाहिए। जैसे शेर जंगल में रहता है, ये शेर का क्या हो गया, ये उसका साधन हो गया, ये उसकी इससे उसको क्या मिल रहा है, राहत मिल रहा है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। शेर अभी रोड पे घूमने लग जाएगा तो मजा आएगा क्या, आपको नहीं आएगा। तो क्या है, शेर का घर क्या है, जंगल है, जंगल में रहता है वो। शेर का क्या हो रहा है, जंगल में रहता है, उसका साधन है, ये रहने का साधन है शेर का। तो आपको क्या समझना है, कौन सा कारक है, ये कौन सा कारक है, हमारा अधिकरण कारक है। अधिकरण कारक को किससे समझना है, में पर, में शब्द आ रहा है मतलब अधिकरण कारक। ओके, संबोधन कारक। संबोधन कारक में हे, अरे, अजी, अहो, इसे समझना बहुत इजी है। अगर आपको कोई भी चीज को देख के या फिर आपको एक्सक्लेमेशन मार्क रहेगा सेंटेंस में तो आपको समझ जाना चाहिए कि कौन सा कारक है, संबोधन कारक है। जैसे कोई भी चीज को देख के आपको शौक लगता है ना, अरे इतना बड़ा है एक सांप, लेकिन नहीं, कोई अगर बड़ा सा सांप देख लोगे आप तो क्या बोले, इतना बड़ा सांप है, इतनी बड़ी लोमड़ी है कि नहीं। सो इस तरह से आपको कभी भी अजीब सा लगे या फिर आपको शौक लगे, ठीक है, तो इस तरह का, या फिर घृणा हो, छी कितना गंदा गटर है कि नहीं। सो इस तरह से घृणा हो या फिर एक्सक्लेमेशन उस सेंटेंस में दिखे तो आपको क्या समझना रहता है, क्या है, ये संबोधन कारक है। कौन सा कारक है, संबोधन कारक है। जैसे अरे लड़की इधर आ, क्या है, अरे लड़की इधर आ, ठीक है। सो इस तरह से हम बोल रहे हैं, अरे, अजी, अहो, इस तरह के शब्द दिख जाएंगे तो आपको क्या समझना है, कौन सा कारक है, संबोधन कारक है। ओके, चल, सो एक बार और देख लेते हैं, इसका शॉर्ट रिवाइज देख लेते हैं किस तरह से इसे पढ़ना है। ओके, लास्ट टाइम देख लेते हैं, बस ध्यान से सुन लो। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, अपदान से संबोधन का, को, की, रा, रे, री, अधिकरण में पर, संबोधन हे, अरे, अजी, अहो। ठीक है,
इस तरह से आप सीधा सीधा करके याद रख सकते हो। ओके, ये लक्षण नहीं भी याद हो रहे हैं तो भी आपको क्या करना है, इस चीज को याद करना है एंड देन क्या करना है, एग्जाम में इसे अप्लाई कर दो। कोई भी सेंटेंस आए, देखो कि इसमें क्या हो रहा है, क्या चीजें हो रही है, इस चीज को आप एक बार क्या करो, गो थ्रू कर लो, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, इसे बस एक बार समझने की जरूरत है। याद आपको इसको करना है, ये मैं सही में बोल रही हूं कि आपको इसे याद करना ही पड़ेगा, इसे याद नहीं करोगे तो खत्म। ठीक है, सो आई होप सो कि आप सभी को समझा होगा कि हमने आज जो भी 2 टॉपिक के बारे में स्टडी किया है। और अगर समझा तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अगर कोई भी डाउट हो या फिर आपको किसी और चीज के ऊपर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए, सो प्लीज से कमेंट जरूर से करना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।